थॉमस हार्डी है वो, जिनके बारे में जिनका कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। डिस्कशन वो नहीं करते हैं। बाकी जेन ऑस्टन, जॉर्ज एलियट, सबके बारे में, कॉनरेड जेम्स, सबके बारे में वो बात करते हैं और इनके डीएच लॉरेंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन हार्डी के बारे में वो कुछ नहीं कहते अपने ग्रेट ट्रेडिशन में। इनका एक और वर्क है, उसके बारे में कौन मुझे बताएगा, क्या नाम है उसका? एक तो मुझे कोई आप में से दिख नहीं रहा है। प्लीज पुट योर कैमराज ऑन इफ पॉसिबल, क्योंकि एक्टिवली प्रेजेंट होना क्लास में जरूरी है, चाहे वो एनालिसिस क्लास ही क्यों ना हो। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 42 का क्या लगाया आप लोगों ने, और गलत लगाया तो क्यों लगाया? क्योंकि मैम ये एक एफआर लिविस का नेचुरल, जो स्क्रूटिनी है यही है क्या? किसका स्क्रूटिनी है? एफआर लिविस नहीं नहीं, कुछ ना, स्क्रूटिनी। नहीं ये नहीं है। यस, ओके। 42 का क्या लगाया? स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है ना, नेचुरल फ्लो बहता है एक इमोशंस का। यस नेचुरल इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। इमीडिएट सडन कंफ्यूजिंग हो सकता था एग्जाम टाइम में, हमें चीजें उस समय सब एक जैसी सी लगती हैं, लेकिन अगर हम स्पॉन्टेनिटी की बात उस पे जाएं कि स्पॉन्टेनियस है कुछ चीज, तो वो नेचुरल फ्लो में ही आता है। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा हमारे यहाँ पे आ गया है ग्रामर। यस, ये किसी का गलत हुआ है क्या? इंट्रांजिटिव वर्ब पूछा है। हाँ मैम मेरा गलत हुआ। मैम मैंने भी इसमें शायद 1 और 2 सही करना ऑप्शन है कोई इसमें। समझ नहीं आया गायत्री, एक बार वापस बोलेंगे? मैम इसमें मैंने ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट लगाया। ओ नहीं नहीं नहीं, सेकंड वाला देखें ना, इंट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट एक्सप्रेस एक्शंस डन बाय पीपल और इवेंट। जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब जो है वो करती है, कभी कभी करती है, ठीक है। ये जैसे शी रैन, या फिर जैसे कोई इवेंट हुआ है, द अर्थक्वेक हैपेंड, तो ये सारी चीजें हमें दिखाता है कि हाँ भाई ये एक्सप्रेस करते हैं एक्शंस डन बाय पीपल एंड इवेंट, ठीक है। सो इनकरेक्ट हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे डू नॉट लिखा है, सो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इनकरेक्ट। बाकी हमारी थर्ड स्टेटमेंट, द वर्ब कैन बी transitive in one meaning and transitive in another, that is possible, that is absolutely correct। और दूसरा, intransitive verb cannot take an object though it can be followed by a prepositional phrase, this is also correct। so automatically आंसर क्या हो जाएगा कि सेकंड वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। 43rd का बी हो जाएगा। इसलिए एग्जाम में बहुत ज्यादा शांत रहना, काम रहना, और तभी आपका फोकस बन पाता है, तभी आप सही ऑप्शन पे आसानी से पहुंच पाते हैं। पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, उसे डिफिकल्ट बनाता है हमारी मेंटल स्टेट। यस, चलिए फर्स्ट फोलियो तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। फर्स्ट फोलियो 1623, किसने लिखा था सबसे पहले? ये जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल। यस, ये दो नाम बड़े नाम हैं, सबसे पहले इन्होंने एडिट किया था हमारे फर्स्ट फोलियो को, विच इज 1623। वेरी गुड, अगले सवाल पे चलते हैं। यस, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। यूजुअली हम ऑथर के हिसाब से वो पूछते हैं कि कौन सा किस तरह का मीटर फॉलो करते हैं, पर यहाँ पे उन्होंने एक फ्रेज दे के पूछा है कि इसमें क्या है। तो आपको मीटर, अगर आप इसमें डडम डडम करके आप कैलकुलेट कर सकते थे, यू हैड दैट कैपेसिटी, तो ऑटोमेटिकली हम इसमें आयम्बिक टेट्रामीटर दिखता। सो इसमें वही है कि जिसको थोड़ा भी अंदाजा है कि कैसे हम मीटर अनस्ट्रेस्ड, क्योंकि आईएमबी क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड, ऐसे फॉलो होता है, डडम डडम डडम। सो यहाँ पे 4 फीट होंगे, ठीक है। 4 फीट मतलब कितने सिलेबल हो गए? 4 फीट मतलब हाउ मेनी सिलेबल्स? कैमरा ऑन नहीं है, एटलीस्ट यू कैन स्पीक प्लीज। मैम 1 फीट में 2 सिलेबल होते हैं। यस, तो यहाँ पे 4 फीट है, तो कितने हो गए? 16। 16 कैसे हो गए 4 में? 2 सिलेबल होते हैं ना।
8 होगा ना? यस मैम। यस, प्लीज पार्टिसिपेट, एकदम पैसिव होके नहीं रहना है। एग्जाम हो चुका है, अच्छा हुआ है तो भी, बुरा हुआ है तो भी, वी आर हियर टू लर्न कि आगे से अगर इसमें कोई गलती हुई है वो नहीं होगी। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रैक्टिशनर ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में जैसे ही हम नाम सुनते हैं आई ए रिचर्ड्स का नाम आता है। उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, लेकिन अगर सबसे ज्यादा किसी ने इसको प्रैक्टिस किया, क्योंकि यहाँ पे शब्द आया प्रैक्टिशनर, सबसे ज्यादा किसी ने प्रैक्टिस किया है, दैट वाज एफ.आर. लुईस। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। वी.एस. नायपॉल का हमने ये क्लास में वर्क डिस्कस किया था, इसका चैप्टर हमसे पूछ लिया गया है पहला कि फर्स्ट वन को टाइटल क्या कहता है, तो इसका तो फैक्चुअल सवाल है, इसका टाइटल था रेस्टिंग प्लेस फॉर इमेजिनेशन, जिसके लिए बहुत ज्यादा किसने इनको क्रिटिसाइज किया था? निज़म-इज़िकल। निज़म-इज़िकल ने वी.एस. नायपॉल को बहुत क्रिटिसाइज किया था फॉर दिस वर्क, क्योंकि इसमें नेगेटिव चीजें लिखी गई थी फॉर इंडिया। यस, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। क्वेश्चन इसका चैप्टर पूछा है। अब आगे आ जाते हैं द फॉलोइंग, यहाँ पे सीक्वेंस में इसको लगाना था। अच्छा, इस तरह के सवाल अगर फ्यूचर में भी आते हैं तो कैसे अटेम्प्ट करने हैं? जिसने किया है वो बताएगा कि कैसे अटेम्प्ट किया इसको। सही तरीका क्या होता है कि हमारा आंसर सही ही आए, उसके ज्यादा चांसेस कैसे होंगे? मैम सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है इसमें ये देखना है। ओके, दैट इज ऑल अ वे टू एनालाइज। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहला और आखिरी दिया हुआ है, तो वो चीज शायद काम ना आए, क्योंकि वो ऑलरेडी हम कवर हो चुकी है यहाँ। ठीक है, ये तो पहले फिक्स है ना हमारा पहला स्टेटमेंट, ये तो रह गई। यहाँ पे हमें देखना है कौन सा आएगा, तो ऑप्शंस में जाएंगे। यहाँ पे ना हम अपना दिमाग नहीं लगाते, यहाँ सीधा हम ऑप्शंस को देखते हैं पहले। अगर हम क्यू से शुरू करें तो क्या कुछ कुछ बन रहा है कि वेजिटेरियनिज्म प्रमोट अ नेचुरल वे ऑफ लाइफ डिस्पाइट इट्स मैसेज ऑफ यूनिवर्सल लव? ये तो कोई लिंक नहीं बन रहा आपस में, नहीं बन रहा कोई लिंक, तो पहला तो नहीं होगा। फिर हम पी से उसको करेंगे, पी से देखेंगे तो वेजिटेरियनिज्म प्रमोट्स अ नेचुरल वे ऑफ लाइफ, अ वेजिटेरियंस लाइफस्टाइल इज नेचुरल एंड हेल्दी। हाँ, थोड़ा बहुत कनेक्ट हमें फील हो रहा है कि आ सकती है इसके बाद ये लाइन। इसी तरह से हम चौथा ऑप्शन देखेंगे, और जब हमें लगेगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट पी है तो हम स्टिक करेंगे पी पे, फिर पी से हम अगला देखेंगे। इस तरीके से आप जाते हैं, यहाँ ऑप्शंस का सहारा लिया जाता है टू रीच द राइट आंसर। ठीक है, प्रायोरिटी हमें देनी है ऑप्शंस को, ऑप्शन से हम क्वेश्चन को देखेंगे कि हम कितना उसको ठीक कर पा रहे हैं, ना कि अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो बहुत चांसेस है कि हम ऊपर नीचे कर दें उसे। चलिए 49 देख लेंगे। 49 का क्या है? व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 17th सेंचुरी मेटाफिजिकल, हाँ, मेटाफिजिकल पोएट्री स्पार्क दी, कट चुका है, पता नहीं क्या वर्ड है, ऑफ मॉडर्निस्ट पोएट्स एंड क्रिटिक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? enthusiasm of modern ओके, poetry. enthusiasm of modern poets and critics। तो यहाँ पे क्या आएगा? पढ़ेंगे ये एक भी एक स्टेप। 1 and 4 ही लग रहा था, बट सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट यही है, रिलीजियस फर्वर तो नहीं है, वो रिलीजियस तो वो थे ही नहीं। अब यहाँ पे क्या है? इट्स अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंगेजमेंट पॉलिटिक्स। अनकॉम्प्रोमाइजिंग मतलब जबरदस्ती इसको गलत किया गया। अनकॉम्प्रोमाइजिंग बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड है। इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी थी, यस, क्योंकि बहुत अलग अलग चीजों को, मेटाफर्स को मिक्स करके वो कुछ नया बनाते थे। और लास्ट में फिर हमारे यूनियन ऑफ थॉट एंड पैशन, यही तो था जो जॉनसन ने जिसके बारे में बोला है, जो एलियट ने प्रेज किया है। दीज वर द थिंग्स जो उनको अलग बनाता था। तो 1 and 4 आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ जाना होता है। ऐसा लग सकता है कि दो एक से ज्यादा आंसर सही है, बट उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? क्या? चलिए आगे बढ़ेंगे 50th पे। रीअरेंज द वर्ड्स। अब ये रीअरेंज करना है वर्ड्स को जो आपको ऐसे जम्बल्ड अप दिए हुए हैं। तो यहाँ पे द थिंग्स विच द गॉड प्रोवाइडेड, अब यहाँ पे कैसे देखेंगे? यहाँ भी और ये सारे सेंटेंसेस पढ़ के ही हम राइट आंसर तक पहुंचेंगे, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ में हमें दिखेगी जो सेंस नहीं बनाएगी। जो सबसे परफेक्ट आंसर होगा उसको फिर एक एक करके हम मैच कर लेंगे कि हाँ भाई ये ठीक लग रहा है, ठीक से सीक्वेंस इसका आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है ए। ठीक है, सबने ए ही लगाया है। ये कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको कुछ नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप
बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी जाएंगे तो ये सवाल आसानी से निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मैम इसमें इंग्लिश का पोर्शन तो सही गया मेरा 71 में 12 मार्क्स 12 क्वेश्चन ही गलत है, बट मैम इस बार पता नहीं क्या हुआ, जीएस में मेरे बहुत ज्यादा रॉन्ग हो गए। तो मैम बहुत लो आ गई हूँ, 65 ऐसे ही कुछ बन रहे हैं, 60 अब मतलब 65 बिलो ही है। पता नहीं 65 क्या क्वेश्चंस, 65 मार्क्स कट करने के 65 बाद। मार्क्स। हाँ ओके। मैम, पता नहीं क्यों मैम आ रहे थे वो क्वेश्चन, मतलब जीएस में मैंने कभी पढ़ा था, बट वही 2 ऑप्शंस के वजह से गलत हो गए। मुझे अगर अटेम्प्ट ना करती मैं जीएस वाले तो मेरा अच्छा जाता। बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई इसमें। राइट, ये यही मैं हाँ भी मैम, पहले कह मैंने रही भी थी। मैम ये एनालाइज किया है कि मैंने तो भी मिलाया नहीं, लेकिन जीएस के क्वेश्चन आते वक्त मैंने देखा था बस पे। तो ये लिटरेचर अच्छा हुआ मैम, लेकिन जीएस की वजह हम्म से हो सकता है। हम्म अगर अटेम्प्ट ना जीएस में करती मैम 40 था ना, अगर कम होता तब भी करना था रिस्क लेके ही, तो वही चीज हुई है जीएस में मैम। बिल्कुल। अभी मैं कह रही थी ना कि अगर इंग्लिश के सिर्फ हिसाब से जाएं तो इसकी कट ऑफ 100 तक जाएगी, लेकिन क्योंकि जीएस जीएस इज द ओनली गेम चेंजर, यहाँ पे 40 सवाल है, 40 सवाल बहुत मायने रखते हैं, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग है, तो उस वजह से कट ऑफ थोड़ी नीचे गिरनी तय है बिकॉज ऑफ द जीएस। तो अभी तो हम प्री कंसीव नोशन से कुछ नहीं जाएंगे कि इतना है उतना है, रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा, तब पता ही चल जाएगा क्या है। बाकी आप लोगों ने अपनी तरफ से अच्छा किया, हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था लिटरेचर का, वो आपका अच्छा गया ही है। जीएस का ये है कि आगे आने वाले आगे आने वाले जो हमारे एग्जाम्स हैं उसके लिए भी, क्योंकि जीएस लगभग अब हर एग्जाम में कंपलसरी हो ही गई है, तो उसका कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना पड़ेगा कि जीएस के लिए क्या करना है। ठीक है, सिर्फ हम कुछ एग्जाम से 4-5 दिन पहले कुछ क्वेश्चन पढ़ के चले जाए हमें लगे उससे नहीं, उससे ऐसी बात नहीं बनेगी। उसके लिए मैम ये हमें अभी कट कॉन्सेप्चुअल ऑफ नहीं पता है, कट ऑफ क्या जा सकती है। कट ऑफ में कह रही हूँ ना कि भाई अगर सिर्फ हम उस हिसाब से जाए, अगर जीएस वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में जाए तो 78, 80, 82 इस तरह से जा सकती है। बाकी अगर सिर्फ इंग्लिश, अगर इंग्लिश का क्वेश्चन हाँ 78 क्वेश्चंस सही होने नहीं, चाहिए। मार्क्स 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 2 मतलब 250 में आप बता रही हैं। 300 का था ना पेपर हमारा पूरा, नहीं थ्री मैम हंड्रेड 250। 300 का टोटल पेपर था जिसमें 120 सवाल थे, तो उस 120 सवाल का टोटल मैं बता रही हूँ। क्योंकि जीएस लगभग सभी का इस तरह से हुआ है। ठीक है, कोई भी मैंने ऐसा सुना नहीं है, इधर उधर एनालिसिस भी जब देखे लोगों से सुना, जीएस सबका ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है किसी ना किसी हद तक, क्योंकि लोग इतना ध्यान देते नहीं है। यस, चलिए। ड्राइडन सर्व्ड एज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट अंडर विच मोनार्क, तो थोड़ा घुमा के सवाल दिया है, सवाल वही है, पहले ड्राइडन थे तो किंग चार्ल्स द सेकंड के टाइम पे वो फर्स्ट पोएट लॉरिएट बने थे, जो ऑफिशियली जिसको असाइन किया गया था। उसके बाद आ जाते हैं जो द फॉलोइंग वर्क्स बाय को ऑथर, सबसे सिंपल सवाल है इस पेपर का, आई थिंक इससे सिंपल सवाल नहीं है इस पेपर में। ठीक है, लिरिकल बैलेट कौन से ईयर में आया था? 1798। 98। एग्जाम्स हुए इंग्लिश भी मैम हाई लेवल की है, क्योंकि इससे आसान तो जीडीसी का था मैम, बहुत हाँ घुमा के क्वेश्चंस हैं। मैम वो बिल्कुल। जो क्वेश्चन आपने वो जो दिया था हेल्थ एंड कुछ कोड कोड वर्ड थे जैसे PQRS, वो क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ मैम। ओके, उसको हम देख लेंगे अलग से, ठीक है, उसको नोट करके रखेंगे। अब आ यस जाते मैम। हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज 53। हमार्शिया इन ग्रीक ट्रेजेडी इज ह्यूब्रिस, एंड व्हाट डज दिस ड्रामेटिक टर्म ह्यूब्रिस स्टैंड फॉर? तो ह्यूब्रिस का हमें पता है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इट्स द प्राइड, और इसी यस। ओवरवेलमिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस में ही वो गलती करते हैं और एक ब्लंडर करते हैं, जिसकी वजह से फिर लास्ट में कैथारसिस होता है या उनकी नेगेटिव पर चला जाता है उनका जीवन। ठीक है, उसे एक गलती की वजह से। अब फिर से एक हमारा यहाँ पे लिटरेचर का ग्रामर का सवाल है, विच इज फ्रॉम द 4 alternatives choose the most appropriate word to fill in the blank. The terrorist made a vain attempt to, what did they do? Blow up. ठीक है, blow up is the right word जब हम यूज करते हैं, और idiom I would say right idiom that is fit
फॉर दिस पर्टिकुलर। किसी और ने कुछ गलत तो नहीं लगाया इसमें? इसी बिल्कुल गलती करने वाला क्वेश्चन नहीं था। ओवर थिंकिंग करके किसी ने गलत तो नहीं किया है सवाल? 54 सबका सही है? नहीं मैम, ये तो सही है। गुड, चलिए आगे चलते हैं। Who among the following poets was not a part of poets of Georgian period? जॉर्जियन पीरियड के में कौन सा ये पार्ट नहीं है? ठीक है, सो हॉपकिंस ही है जो उसका पार्ट नहीं थे। हॉपकिंस तो भाई हमारे कब आते हैं हॉपकिंस? ये तो बहुत पहले आते हैं, यस, विक्टोरियन टाइम्स में आते हैं। और ये जो हम जॉर्जियन पीरियड की बात करते हैं, दिस इज 1910, मतलब ये हमारा मॉडर्न एज शुरू हो चुकी है। और हॉपकिन हमारे आते हैं विक्टोरियन टाइम्स में। सो ऑटोमेटिकली बन जाता है या इसका आंसर सी। उसके बाद आते हैं व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ड्रामेटिक पोएसी? ड्रामेटिक पोएजी जो उनका वर्क था, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, हमें पता है कि ये ड्रामा से रिलेटेड था। और इट वाज टू विंडिकेट द ऑनर ऑफ इंग्लिश राइटर्स अगेंस्ट द अनजस्ट फ्रेंच क्रिटिसिज्म। कि एक तरह से उन्होंने 4 जो कैरेक्टर्स बनाए थे वो बनाए थे टू डिफेंड द इंग्लिश ड्रामा particularly. That was the idea behind Dryden's this critical work, an essay of dramatic poesy. आगे चलते हैं। एवरीथिंग कम्स इफ अ मैन विल ओनली वर्क एंड, अच्छा इसका किसने क्या लगाया, क्यों लगाया? मैम यही क्या लगता लगाया हमने, क्योंकि वो वर्क भी है और वेट भी है, तो यही इंटेलिजेंट और पेशेंट Yes. होना चाहिए। वेरी गुड, क्योंकि ये वेट जो वर्ड है ना, ये गेम चेंज कर रहा है इसके। ठीक है, तो हमारे पास डिलीजेंट के साथ साथ, जो कि वर्क है, डिलीजेंट है, उसके साथ पेशेंट भी होना चाहिए उसको। ठीक है, एवरीथिंग कम्स विद अ डिलीजेंट एंड पेशेंट। तो ये इन सब में सबसे अप्रोप्रिएट यही है जो उसको सिंपल सेंटेंस में लिख पा रहा है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एंटायर आइडिया ऑफ द सेंटेंस दैट इज गिवन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता है हमारा 58। द टर्म रेनेसां इज यूज्ड बाय द फ्रेंच हिस्टोरियन इन 1855। हु अमंग द फॉलोइंग इज दैट हिस्टोरियन? ये गलत हो गया मैम। यस मैम, ये क्वेश्चन के बारे में नहीं पता था मुझे। ओके, 58। ये क्वेश्चन नहीं था मैम, सही नहीं था। ओके, फ्रेंच हिस्टोरियन 1855 among the following is that historian। ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है जो हम यूजुअली अपने लिटरेचर में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और किसी ने सही किया है क्या इसको गैस करके, या वैसे या छोड़ दिया? यस मैम, मेरा सही हो गया। वेरी गुड। तो जूल में क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, तो इसको स्किप कर देना चाहिए। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस में हम बिल्कुल तभी हाथ डालेंगे जब हमें थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि भाई इसके आसपास का इंफॉर्मेशन हमें है, वरना इसको बिल्कुल जाने देंगे। अगला सवाल सिंपल है, फिल इन द ब्लैंक करना है, अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगाना है इसमें। दैट रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन एट होम, और तो कोई है इन होम, ऑन होम, इनटू होम, ऐसा कुछ नहीं है। इंस्पायर्ड बाय हिज कजिन, यस, and he wrote his first poem at the age of 7। वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल प्रीपोजिशन दिया है, कोई कंफ्यूजन इसमें है नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है जो कंफ्यूज कर सके। वेरी वेरी सिंपल, गुड। चलिए अब आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैज और हैव नो एरर? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कोई एरर नहीं है? We discussed about the matter yesterday। नहीं, ये हमने मैम एलटी के टाइम डिस्कस किया था कि जब ये डिवाइड हो जाते हैं अलग अलग ओपिनियन में, तब उसमें प्लूरल वर्ब आती है, और वही मैम देखिए सेम सेंटेंस आया है। सेम सेंटेंस आ गया, यस, वेरी ट्रू। शी रिक्वेस्टेड फॉर माई हेल्प, ऐसा भी ये बिल्कुल गलत है। नीदर ऑफ टू मेन वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, यस। एक इस तरह का सवाल वैसे भी आया है, यहाँ पे सिंगुलर आना है, यस। और ये मैम कमिटी वाला आपने बताया था कि जब एंटिटी की तरह कवर करती है तो सिंगुलर होता है, और जब ये अपनी ओपिनियन में डिवाइड हो गए, राइट, डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। वेरी गुड। तो ये हमारे आ जाएंगे, थर्ड एंड फोर्थ ही सही है, फर्स्ट एंड सेकंड गलत है। वो इतने तक ही मैंने किए थे, आगे नहीं किए, टाइम नहीं होने की वजह से। ओके, आगे आप भी देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट which cannot be
conquered is called invincible. ठीक है, invincible ही कहते हैं उसको, हम आम भाषा में भी यूज करते हैं. I'm invincible, you are invincible. जो जिसको conquer ना किया जा सके. Okay. Now assonance is the repetition of identity similar dash in nearby words. Assonance तो हमें पता है vowels के लिए होता है. Consonants के लिए क्या होता है? कॉन्सोनेंस ऐसे होता है. Yes. Assonance होता है vowels के लिए और कॉन्सोनेंट के लिए consonants. ठीक है, जहाँ पे कॉन्सोनेंट का साइन रिपीट होता है कॉन्सोनेंट्स होता है, और जहाँ पे वोवल्स का होता है वहाँ एसोनेंस होता है. वेरी गुड. 63. अब ये जो क्वेश्चन सर जीडीसी क्लास है ना? हाँ जी है, अगर जिसको जीडीसी लेनी है दे कैन गो, दैट इज इम्पोर्टेंट. इसकी आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे. विच आर द फॉलोइंग पेयरिंग ऑफ शेक्सपियर्स प्ले एंड कॉमिक कैरेक्टर्स इन इनकरेक्ट. तो यहाँ पे तो कैरेक्टर्स हमें फेल्स्टाफ नहीं आता. यहाँ पे फेल्स्टाफ हम अलग उसमें आता है. फेल्स्टाफ का हमने देखा भी था कि कौन कौन से वर्क्स में वो आते हैं. फेल्स्टाफ का कैरेक्टर रोमियो जूलियट में नहीं आता. So that is incorrect. Now, what aspect of Shakespeare's play does Johnson criticize in his preface to Shakespeare? क्या उनका चीज वो criticize करते हैं? तो the looseness of plot and the उनकी यूनिटी नहीं होती है टाइम एंड प्लेस में, सिर्फ एक्शन की यूनिटी फॉलो करते हैं. सो बी बिकम्स द ऑटोमेटिक आंसर. आगे चलते हैं. 65. नाउ द टर्म इंक्लूड्स लिटरेरी एकोस एंड allusions are part of textual interconnection. इसका क्या मतलब हुआ? लिटरेरी एको मतलब किसी और वर्क का लिटरेरीनेस यहाँ इस वर्क में एको हो रही है, मतलब उसके allusions को यूज किया जा रहा है, उसके रेफरेंसेस को यूज किया जा रहा है, और उसमें कोई इंटरकनेक्शन स्टेब्लिश की जा रही है. दैट बिकम्स इंटरटेक्चुअलिटी, कि दो अलग अलग टेक्स्ट का कुछ रेफरेंस यहाँ पे लिया गया है. दैट बिकम्स इंटरटेक्चुअलिटी. ठीक है, मूविंग ऑन. Choose the correct option to change in voice for the following sentence. सब कुछ हमने प्रैक्टिस किया हुआ है. वॉइस हमने प्रैक्टिस किया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब किया था. He is to be assisted by me. तो इसका एक्टिव क्या हो जाएगा? ये तो पैसिव है. एक्टिव क्या हो जाएगा इसका? I am to assist him. यस मैम. I assisted him. हम इसी में ही मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कई बार ना, मेरा गलत हो जाता है ये सेंटेंस. मुझे पता है ये ऐसे ही होगा लेकिन फिर भी गलत होता है लास्ट मोमेंट में. अब इसमें आई असिस्टेड हिम नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? टू बी, ही इज टू बी असिस्टेड बाय मी. आई एम टू असिस्ट हिम, मुझे उसे असिस्ट करना है. यही कंफ्यूजन होता है. यस. इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, ट्रांसलेट करके थोड़ा इजी हो जाता है. आगे चलते हैं. Which among the following poems by W.B. Yeats does not deal with specific incidents of Irish history? Irish history हमें पता है लगभग ये जो नाम वाले हैं उनके ईस्टर 16, ठीक है, सितंबर 1913 भी था. एंड 16 डेड मैन में भी वो जो नेशनल मूवमेंट थी उसी की बात करते हैं. 16 डेड मैन में भी. अब सेलिंग टू बाइजेंटियम में ये ओल्ड एज और वो सब के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके बात नहीं करते. मैम ये तो सही, बट मैम वो जो काउंटेस कैथलीन था मैम, मैंने पढ़ा था W.B. Yeats का, फिर भी मैंने G.B. शॉ लगा दिया, जबकि G.B. शॉ ने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है. यही होता है एग्जाम प्रेशर में, यही होता है, हम सिंपल चीजें गलत करके आ जाते हैं. एक दो ऐसे होता ही है, एक दो क्वेश्चंस में ऐसा होता ही है, एंड दैट इज ओके, क्योंकि ओवरऑल हमारा सही रहना चाहिए. बट ऐसे सिली मिस्टेक जो होता है ना कि बहुत इजी सवाल गलत करके आ गए, वो हमें नहीं करना. चलो मैम अब मैं बता रही हूँ मैम, 300 में मैम 150 बन रहे हैं मार्क्स. मैम तो क्या हो सकता है इसमें? मैं बहुत ज्यादा मोरल डाउन हो गया. सब में इतना कॉन्फिडेंट थी और वैसा एग्जाम भी अच्छा हुआ, ये तो मुझे बहुत मोरल डाउन हो गया मेरा इसमें. तो कितने बन रहे हैं मार्क्स? कितने बन रहे हैं आपके? 150 मार्क्स, 150. बहुत है, बहुत है. आराम से हो जाएगा अलबिना. That is enough, more than enough marks. Yes, moral down करने की जरूरत नहीं है आपको, इजीली हो ये जाएगा. 68 क्वेश्चन तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा. इसमें idioms है ना,
ईडीएम है अच्छा जो अच्छा, हम बोलते हैं, idioms। ठीक है, ईडीएम्स ओके। है और उनका मीनिंग। तो एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मतलब क्या होता है कि भाई कोई किसी वजह से, भाई ये जो है एप्पल, ये वजह बन रहा है एक बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की, तो कॉज ऑफ अच्छा अच्छा। डिस्प्यूट हो जाता है। ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मतलब कॉज ऑफ डिस्प्यूट, किसी लड़ाई झगड़े की एक रीजन बनता है ना, उसको बोल देता है कि ये तो एप्पल ऑफ डिस्कार्ड है, जब भी आता है लड़ाई करके जाता है। ठीक है, उसके बाद ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का क्या मतलब है? ब्लैक शीप मतलब कि भाई हमें नहीं चाहिए, ये क्यों आ रहा है बार बार, जो होता है ना एक ग्रुप में एक अननेसेसरी इंसान घुसता रहता है बार बार, उसको हम चाहते हैं कि वो अनडिजायरेबल। ना ही आए, तो अनडिजायरेबल पर्सन हो जाता है ब्लैक शीप। उसके बाद बॉटल नेक, बॉटल नेक मतलब कुछ चीज जो बाधा बन रही है। ठीक है, जैसे बॉटल में नेक फंस गया हो तुम्हारा, कि बाधा बन रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। सो हिंड्रेंस हो जाएगा इसका। उसके बाद हार्ड नट टू क्रैक, जो टफ होते हैं। ठीक है, तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम, टफ चीजें हो गई डिफिकल्ट प्रॉब्लम, हार्ड नट टू क्रैक। इडियम्स थे सिंपल सिंपल थे, एक दो भी आ जाते तो हम सही पहुंच जाते हैं आंसर पे, क्योंकि वो ऑप्शन एक्चुअली बहुत ईडीएम डिफिकल्ट में नहीं जो दिए हुए हैं ये उन्होंने। इंग्लिश ईडीएम से इसके थ्रू में ज्यादा फैमिलियर नहीं हूँ इसलिए। थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको तो हो जाएगा, ऐसी किताबें आती है जिसमें नहीं किया इडियम्स था होते हैं। मैम, नहीं समझ में आ रहा था ये यस मैम, बिल्कुल। ये मैंने कभी ये क्वेश्चन में नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम देख रहे मैंने हैं भी नहीं इसलिए। किया मैम, मैंने भी छोड़ दिया था। ओके, फॉर रामास्वामी आत्मदर्शन एट अल्टीमेट, फॉर गोविंद नायर आत्म निवृत्ति, फ्रीडम और फेलिसिटी इन द सेल्फ। ठीक है, तो ये रामास्वामी की बात कर रहे हैं कि उनके लिए गोल क्या था, आत्मदर्शन एट अल्टीमेट, और ये गोविंद तो नायर सही के है लिए था ना। आत्मनिवृत्ति मतलब फ्रीडम एंड फेलिसिटी। तो ये जो है ये एक तरह से स्पिरिचुअलिटी की ट्रेजेक्टरीज है, जैसे अलग अलग पंथ होते हैं ना, कि ये पंथ है वो पंथ है, तो ये दो अलग अलग जो सरपेंट एंड रोप में हमारे दो प्रोटैगनिस्ट हैं। ठीक है, रामास्वामी और गोविंद नायर दोनों, सरपेंट एंड रोप में रामास्वामी है और जो हमारा दूसरा कैट एंड शेक्सपियर में गोविंद नायर है। तो गोविंद नायर जो है वो, उनकी ट्रेजेक्टरी क्या है, थोड़ा डेप्थ में चले गए हैं ये। ठीक है, दोनों वर्क्स के, एक तो उनका सरपेंट एंड ड्रॉप और एक उनका कैट एंड द शेक्सपियर। तो जो गोविंद नायर है कैट एंड द शेक्सपियर के, वो तो है इस तरह की सोच वाले कि भाई हमें आत्मनीति मतलब फ्रीडम मिलनी चाहिए, सेल्फ को फ्रीडम फील होनी चाहिए। और रामास्वामी जो हमारे सरपेंट एंड रोप के हैं, वो क्या, उनकी क्या है स्पिरिचुअलिटी, दैट जो उनका आत्मदर्शन है, खुद से अंदर से जो चीज उनको दर्शन दे रही है, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी। तो ये दोनों का इनका स्पिरिचुअल ट्रेजेक्टरी के बारे में यहाँ बात की गई है। उसके बाद रीजन क्या दिया गया है इसका, कि राजा राव हैज मूव्ड फ्रॉम पुरानिक फॉर्म ऑफ ऐतिहासिक ऐतिहासिक एंड फ्रॉम ऐतिहासिक टू उपनिषद। मतलब उनका जो ये दिया जा रहा है कि भाई वो पहले पहले जो थे वो ऐतिहासिक मतलब एपिक पे उनका वो था, दारमदार था, मतलब राव उस पे बिलीव करते थे, एपिक्स पे। लेकिन अब वो शिफ्ट हो रहे हैं उपनिषद पे, उपनिषदिक जो बातें हैं चीजें हैं उन पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो हाँ, उनके कैरेक्टर्स भी तो यही दिखा रहे हैं। ठीक है, कि भाई उनकी स्पिरिचुअल जो इंटेंसिटी, उनकी स्पिरिचुअल ट्रेजेक्टरी है, वो भी तो यही दिखा रही है कि अब वो उपनिषदिक जो चीजें हैं, जो बातें हैं, उसकी तरफ शिफ्ट हो रही है, फिलोसॉफिकल चीजों पे शिफ्ट हो रही है, और ना कि एपिक। एपिक और उसकी रिलेटेड जो बातें थी उससे हटके अब यहाँ शिफ्ट हो रहा है। बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, अच्छा हुआ छोड़ दिया, तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस थे, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि क्या ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। 70 पे चलते हैं। In which novel of George Orwell Dorothy Hare is a central character? अब ये तो तभी हो सकता था अगर आपने इनके वर्क्स को देखा है थोड़ा बहुत और कैरेक्टर्स को देखा हुआ है। तो एक बहुत ही अनकन्वेंशनल वर्क पूछ लिया जॉर्ज ऑरवेल का, जो यूजुअली नहीं पूछा जाता है। सो अ क्लर्जीमैन्स डॉटर, इसमें ये कैरेक्टर आता है ऑफ डोरोथी हेयर। ठीक है, और ये बहुत ही मैम ज्यादा 70-71 नहीं किया है। नहीं नहीं मैम, हाँ हाँ, इसका 70 होने के होमोनिम का तो बहुत आसान था वो तो। किसका ये वाला आसान था? हाँ मैम, ये 71 तो है ना, होमोनिम वाला तो है ना, मैच तो करना है इसको। मैम 71 तो ये तो इजी है, आसान था, सिमिलर ये नहीं था। साउंड। यस ये यस। बहुत अनकन्वेंशनल वो वर्क नहीं इनका किया पूछ लिया है। है, दिस वाज नॉट इजी। हाँ वो 71 तो इजी था, यस, होमोनिम विच आर सिमिलर इन साउंड, दे भी दिया है होमोनिम क्या होता है। वो यस। चाहते तो सिर्फ ये भी लिख सकते थे होमोनिम पहचानो, तो हमें सिंपल हो जाएगा। एंटिक किसका? एंटिक। एंटिक, आईवी। यस और एक यस ही से ही मैच हो रहा है।
यस, गो वाओ, गो। वो, हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, एक दो आप कर लेते तो सारा क्वेश्चन आसानी से निकल जाता। Who said criticism is a disinterested endeavor to learn and एर्नोट। propagate the best that is known and thought in the world? Yes. Criticism is disinterested endeavor, ये मैथ्यू आर्नल्ड ने बोला है। चलो 78 पे चले। मैम इसमें 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे लिबरल है, 50 क्वेश्चन मॉडरेट टू टॉप है। ऐसी ऐसी बनाते हैं पेपर को। पेपर को यूजुअली जो बेस्ट पेपर होता है ना, उसको इस तरह से सेट किया जाता है कि उसको 30-30-30 या 33-33 के रेशो में रखता है। अगर 100 क्वेश्चन है तो कि 33 हार्ड देंगे, 33 मॉडरेट देंगे और 33 इजी देंगे, ताकि हर बच्चे के लिए बराबर हो। ठीक है, इजी वाला सब कर पाए, मॉडरेट वाला जो पढ़ के आए वो कर रहे हैं, और हार्ड वाले यूजुअली छोड़ने के लिए होते हैं, या फिर एक दो गेस से आप उनको निकाल सकते हैं। सारे क्वेश्चन नहीं करने होते एग्जाम और में। इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं, तो इस पे तो हम चांस नहीं ले सकते। जिसमें 100% श्योरिटी होती है वो कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके, सो यहाँ पे पोप के 4 पेस्टोरल्स की नाम दिए गए हैं पोम्स के, और उनको उनको किस सीजन पे नाम किया गया है, नेम किया गया है, वो पूछा है। ये थोड़ा तो सा टफ ऑटम जो क्वेश्चन है, था मैम। हाँ अगर पता है तो ये आप लगा सकते हैं। ऑटम हमारा ये होता है, डेफनी होता है। विंटर एलेक्सी होता है, जो कि एलेक्सी ऐसा शेफर्ड है जो रोता रहता है, तो विंटर मतलब सैडनेस। ठीक है, तो विंटर एलेक्सी, एलेक्सिया है, और एलेक्सिस। और उसके बाद स्प्रिंग हमारा हिलास है, ये वाला लास्ट वाला हिलास, और समर हमारा हो जाएगा डेमन। ठीक है, ये सेकेंड वाला। सो ये भी अगर पता था कि इनके पेस्टोरल पोम्स की क्या कौन कौन से सीजन से वो कनेक्ट करते हैं, तो ही हो सकता है, अदरवाइज इट इज अगेन टफ क्वेश्चन। 74 इजी था। He has fallen asleep instead of he is dead is an example of euphemism. Yes, euphemism क्या होता है कि जब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ऑफ अ माइल्ड, कोई भी चीज जो थोड़ी सी माइल्ड है या इनडायरेक्ट है, स्ट्राइकिंग। हाँ, उसको थोड़ा सा लेस ब्लंट बना देते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा धक्का ना लगे, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग ना हो किसी के लिए। जैसे डेथ के लिए हमने कह दिया कि भाई he has fallen asleep या डीप स्लीप। ठीक है, आगे चलते हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन 75 क्या कह रहा है? इसमें हमें बताना था इनके टोन, बता मैजिक टाइप रियलिज्म। बताना था। यस, सीधा यस सीधा दिख रहा है। मैच है। यस। और हाँ ये तो पूरा मैच है। एक का पूरा ही फर्स्ट हो मैच जाएगा, ये तो 4 में है। हाँ, हाँ रीजनल नॉवल है, एक एक विलेज में सेट हाँ। है ये। उसके यस। बाद इवानहो जो है हमारी हाँ हिस्टोरिकल है, और हिस्टोरिकल ये नॉवल। हमारा ग्रेट एक्सपेक्टेशन बिल्डिंग्स रोमन है, जिसमें कि बिल्डिंग। हमारा कौन है ग्रेट इसका एक्सपेक्टेशंस पे? वाला पीप। ऑफ द पीप वाला जो किल्टन रोमन कैरेक्टर, सर है ना। पीप जो कैरेक्टर होता है। एक सेकेंड, हाँ। कि आप क्या कह रहे हैं? मैम कैरेक्टर की ग्रोथ, वो आर्टिस्ट की ग्रोथ बताते हैं इस नॉवल में, तो उसको किल्टन रोमन कहते हैं ना मैम। यस, इसका यस, क्वेश्चन किल्टन आया है। रोमन कहते हैं। जैसे पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट, जैसे यंग मैन जो वर्क है उसको किल्टन रोमन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो आर्टिस्ट होता है और वो आर्टिस्ट की तरह बढ़ता है, उसको किल्टन रोमन बोलते हैं। ये सवाल भी आया हुआ है क्या? मैम सेम ग्रोथ होता है उनका, वो जो मोरल और ओवरऑल ग्रोथ तो होता है, उसके साथ आर्टिस्टिक डेवलपमेंट भी होता है, हाँ, यही है ना। हाँ, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट जैसे जुड़ जाता है उसका नाम बदल जाता है। चलो, किंस्टल रोमन। हाँ, अब आ जाते हैं कॉलरिज पे। कॉलरिज की थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन जो है, प्राइमरी इमेजिनेशन इज अ प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन। ठीक है, इसमें तो कोई गलती नहीं है, दैट इज इट। प्राइम एजेंट है, सबके पास होता है। सेकेंडरी जो है वो डिसॉल्व, देखो ये कीवर्ड्स आ गए, डिफ्यूज, डिसिपेट, रिक्रिएट। यस। एग्जैक्टली यस। इन्होंने सेकेंडरी इमेजिनेशन की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। आगे चलते हैं। ये हमारा कुछ इन्होंने लाइंस दे दी है जिससे हमें बताना है कि कौन से वर्क की है। ठीक है, सो सबसे पहले आ जाता है हमारा, सो माई समर टास्क is ended Mary and I return to thee mine own heart's home. मैरी शैली को डेडिकेटेड है, इसी से बस हो गया था। Yes. एक और टू था। हाँ, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम में मैरी शैली जो इनकी वाइफ थी, उनको इन्होंने डेडिकेट किया था। Where wert then mighty mother when he lay pierced by the shaft which flies in darkness. अब ये तो नाम से ही थोड़ा पता चल रहा है कि किसके बारे में होगा, कि भाई जब कीट्स ने जो जो सहा अपने जीवन में,
उसके बारे में बताते हुए शैली यहाँ पे एडेनॉइस में लिखते हैं फॉर कीट्स, ठीक है। नाउ हाउ वंडरफुल इज डेथ, डेथ एंड हिज ब्रदर स्लीप। ये किसके लिए है? ये उसके लिए है जो क्वीन मैब, ठीक है। ये क्वीन मैब की ओपनिंग लाइंस हैं। उसके बाद आ जाता है इन द वर्ल्ड अननोन स्लीप्स इज अ वॉइस अनस्पोकन, ये प्रोमेथियस अनबाउंड है, ठीक है। तो ऊपर के 2-3 भी लगा लेते हैं, अब 2 भी लगा लेते हैं तो इट विल बिकम इजी। नाउ दिस, अब इसमें पंक्चुएशन मार्क्स का सवाल है। ये ठीक किया है क्या सबने? यस मैम, वही सेमी कोलन वाला बनी था। यस, so as Caesar loved me, comma I wept for him। यहाँ पे खत्म हो रही है चीजें, आगे फिर वो अगली चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेमी कॉलन लगेगा यहाँ पे। अगली बारे में क्या बात करें? एज ही वॉज फॉर्चुनेट आई रिजॉइस एट इट, ये भी एक बात खत्म हो गई, फिर सेमी कॉलन लगेगा। फिर तीसरी बात शुरू हो रही है, एज ही वॉज वैलियंट आई ऑनर हिम, फिर तीसरी बात खत्म हो गई। अब आखिरी बात, बट एज ही वॉज एम्बिशियस आई स्ल्यू हिम, तो ये फुल स्टॉप यहाँ पे फाइनली लग गया। सो ये नॉट सो डिफिकल्ट, अगर थोड़ा सा ध्यान देके किया जाता तो ये सवाल लग सकता था। चलेंगे आगे, मूविंग ऑन टू 79। अब यहाँ पे फिर से वही है कि इडियम्स हैं, करेक्ट ऑप्शन बताना है। इन अब्राहिम्स ब्लॉसम का क्या मतलब है इडियम और फ्रेजेस जो इसमें मैच कर दे। अब्राहिम्स ब्लॉसम मतलब, ब्लॉसम मतलब इन हेवन द प्लेस ऑफ हेवन, रेस्ट। यस हेवन, हेवन का यहाँ इन हेवन प्लेस, यस दिस इज द वन। उसके बाद गिव समवन द स्क्रीमिंग एब्दब, जो भी ये है, मतलब थोड़ा लिटरल मीनिंग से भी मैम समझ में आ रहा है, तो हो गया था। यस एक्सट्रीम एंजाइटी, मतलब कोई स्क्रीम कर रहा है, एक्सट्रीम एंजाइटी वाला देख लेंगे, वही वाला इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद टेक समवन अबैक, मतलब एकदम से सडनली कुछ होना, शॉक, तो शॉक एंड सरप्राइज, डिस्कम्फर्ट समवन। नो व्हाट यू आर अबाउट, नो व्हाट यू आर अबाउट मतलब तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है तुम्हारे एक्शंस क्या है और उसका रिजल्ट क्या होगा। सो यू आर अवेयर ऑफ योर एक्शंस, ऑटोमेटिकली दिए हुए हैं कीवर्ड से समझ आ जाता है इजीली। नाइदर ऑफ द टू बॉयज, आ गया ना वो, टू बॉयज, लेकिन नाइदर है तो वॉज आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है। मैच द आइटम, अब ये वाला जो था बहुत सिंपल है, सारे लगभग हमने पढ़े हुए हैं ड्रामास कहीं ना कहीं, तो इसमें हमें बताना था व्हाइट डेविल में कौन आता है। व्हाइट डेविल में कौन आता है? अरे भाई विक्टोरिया आती है ना हमारी, विक्टोरिया आती है, विक्टोरिया लुका है। हाँ विक्टोरिया आती है, और ये हमारी मेड्स ट्रेजेडी में कौन आता है? मेड्स ट्रेजेडी में एस्पेटिया आती है, ठीक है। और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में कौन ये आता है? तो हेरोनिमो। नहीं हेरोनिमा तो स्पेनिश ट्रेजेडी में आता है ना। अच्छा स्पेनिश ओल्ड नोएल आता है, और अच्छा, स्पेनिश ट्रेजेडी में हमारा हेरोनिमा आती है, ठीक है। ओके सो डी ऑटोमेटिकली डी बिकम्स द आंसर। ओके। आगे बढ़ते हैं 105। सो इसमें एक सवाल का बस क्वेश्चन में ये था कि इसका आपको बताना था कि इसका सिंगुलर क्या है, मैम इसमें मतलब जैसे इसका सिनोनिम क्या है वो बता। बहुत कॉन्शियस होकर काम कर रहा है, मतलब बहुत केयरफुल है, मुझे कुछ अच्छा लगा। यस, लेकिन इसका सबसे क्लोजेस्ट क्या होता है, जो somebody who is mindful, somebody who is very very sincere towards the work, तो सिंसियरिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा क्लोज है और यही इसका आंसर होगा। बहुत क्लोज दिए हुए थे, ओबीडियंट, केयरफुल, स्किलफुल, बट सिंसियर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। According to Aristotle, a discovery by protagonist of something of great importance, hitherto unknown to him or to her, is an important part of reversal of fortune in a tragedy। ये तो हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि हमर्शा क्या है, एनागोनिसिस क्या है, परपेशिया क्या है, ठीक है। सो ये ऑटोमेटिकली रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून का क्या होता है? ऑटोमेटिकली सी विल बी द आंसर।
A metrical food containing a stressed followed by unstressed syllable. अभी unstressed और stressed तो क्या हो गया, iambic, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो पहले stress है फिर unstressed है, trochaic, ठीक है, trochee हो जाएगा. Fame is the spur that the clear spirit doth raise to scorn delight and live laborious. These lines are by. भाई ये थोड़ा डिफिकल्ट था, किसी को आया क्या ये वहां पे एग्जाम में क्लिक हुआ? 108. लिसिडास जो इनकी एलिजी है, पेस्टोरल एलिजी, उसके ये लाइंस हैं, ठीक है. ओके, आगे चलते हैं. 109. वो choose the word that is closest in meaning to make unauthorized changes. मतलब you are not authorized to make those changes, but still you are making them. Then it becomes something that you are tampering with. ठीक है, TAMPER. यहाँ पे देखो कंफ्यूज करने के लिए टेम्पर भी दे रखा है, पर ये वो वाला टेम्पर नहीं है, ठीक है. ये टेम्पर है, वो वाला टेम्परेचर वाला टेम्पर है. ये वाला टैम्पर है कि आप किसी चीज के साथ छेड़खानी कर रहे हैं. दैट इज टैम्परिंग विद द एविडेंसेस, हम बोलते हैं ना, दैट इज इट. 110 पे चलते हैं. अब ये तो सिंपल डेफिनेशन हमें दी हुई है. बैले क्या है, मॉक एपिक क्या है, सीधा सीधा हमारे सिलेबस से उठ के सवाल आया है. मॉक एपिक क्या है, ये क्या है, तो किसने क्या लगाया? नैरेटिव से ही पता चल रहा है, तो बैले हो गया नैरेटिव वाला. तो यस, हाँ, बैले हमारा नैरेटिव हो गया. उसके बाद हमारा आ जाएगा ये ह्यूमर सैटिरिकल पोएम, हमारी मॉक एपिक हो जाएगी. और सोनेट हमारा हो जाएगा 14 लाइन वाला ए. और एलिजी तो ये हो जाए पोएम ऑफ मॉर्निंग. ये यही रहेगा, डी ही रहेगा. यस, और सोनेट हमारा हो जाएगा 14 लाइन का पोएम को हम सोनेट कहते हैं. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो सबके नंबर आने चाहिए. ओके, आगे चलते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा हमसे क्या पूछा है, फिर से कुछ वो पूछे हैं कि ये क्या होता है, एल्ट्रूइज्म क्या होता है. एल्ट्रूइज्म मतलब somebody who is selfish. So somebody who is very giving, कि भाई वो दूसरों के बारे में बात कर रहा है, दूसरों के बारे में, तो सेल्फलेसनेस यहाँ पे आ जाएगा. एंटेगोनिस्ट हमें पता है कौन होता है, जो विलन होता है, जो ओपोनेंट होता है हमारा, ठीक है. उसके बाद एनेक्डोट. एनेक्डोट क्या होता है? एनेक्डोट हम यूजुअली यूज करते हैं फॉर. एनेक्डोट क्या होता है कि ये एनेक्डोट से आपकी जो चीजें, आपकी समस्याएं हैं, वो रिवर्स हो जाएंगी. मतलब इट इज समथिंग कॉल्ड मेडिकेशन की तरह जो चीज काम करे, रिवर्स कर दे आपकी समस्याओं को, तो मेडिकेशन यहाँ पे आ जाएगा. ऑल्दो इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट, हम बहुत सारी चीजों से एसोसिएट करते हैं एनेक्डोट को, बट मेडिकेशन इज द राइट आंसर. और एपरेचर हमारा हो जाएगा, जिसमें हमारा आ जाएगा एन ओपनिंग, ठीक है. जहां भी जैसे कोई गैप है, रह गया है दो चीजों के बीच में, कोई ओपनिंग है, कोई होल है, उसको एपरेचर बोल देते हैं. सो फोर्थ का फोर्थ ही रहेगा, एन ओपनिंग ही रहेगा. आगे चलते हैं. यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉम्प्रिहेंशन. तो कॉम्प्रिहेंशन के सवाल जो थे वो भी बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे. फिर भी आप एक बार अपने आंसर से एक बार मैच कर लेंगे, यही आपने लगाए हैं कि नहीं. यही लगाया. चलिए आगे चलते हैं. Now, fill in the blank with appropriate preposition. फिर से preposition का एक क्वेश्चन आ गया. अब यहाँ पे क्या है? A man who always conveys dash the faults of his children is their worst enemy. ये IIT ही लग रहा था मैम. इतनी कम से कम 10 बार मैंने IIT, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि गलत हो रहा है, मैंने छोड़ दिया मैम. इतना अफसोस हुआ मुझे. कोई बात नहीं. So you are thinking right. It is convenes at the faults of his children is worst enemy. क्योंकि on नहीं होगा, on the faults कैसे होगा? तो उसको करने देना है ना मैम, इसका मतलब ये है. Yes. ना मतलब परमिट करता रहता है उसको गलत काम करने के लिए. So that is the worst kind of parent. चलो आगे चलते हैं. Which of the following arrangements of the poem is correct in chronological sequence? अब क्रोनोलॉजी पूछ ली गई है. वैसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इनके लगभग हमें सबके नाम पता है, तो थोड़े अंदाजे से हम कर सकते हैं. जैसे प्रिल्यूड जो है हमारा में हुआ है, सबसे लास्ट में हुआ है 1850 में.
प्रिल्यूड हाँ 1850 में। 1805 में not accepted। ठीक है 1805 का है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा एंडीमियन जो कीट्स का है 1880, इनकी तो वर्क ही आता है 1880 में। उसके बाद एडेनॉइस आता है शेली का विच केम इन 1821, है ना 1821 में आता है। और डॉन जुआन कब आता है? ये समवेयर बिटवीन 1819 1824। 1824 आई थिंक। बाकी क्योंकि इनका वैसे पूछा है तो इसका पब्लिकेशन तो 1850 में हुआ था, तो इट इज द लास्ट, प्रेल्यूड इज द लास्ट। आगे बढ़ रहे हैं 119, पर बीच में कुछ क्वेश्चंस मिस हैं तो हम वो वापस देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द लेटर डैशिस्ट आर नॉट अ सफिक्स? ट्विक्स्ट, ट्विकिस्ट, ये जो है ये कोई वर्ड सफिक्स नहीं है, दिस इज एन एंटायर वर्ड इन इटसेल्फ। ठीक है, बाकी आर्टिस्ट, आर्टिस्टिक, तो आर्टिस्ट ये एक सफिक्स हो जाएगा क्योंकि आर्ट हम अलग कर सकते हैं। केमिस्ट, केमिस्ट हम केम अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते मतलब। और टूर, टूर और हाँ टूर से टूरिस्ट। कि टी डब्ल्यू कोई वर्ड नहीं होता ना, टी डब्ल्यू क्या वर्ड होता है? टी डब्ल्यू तो कुछ सेंस नहीं बना रहा है टी डब्ल्यू, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा हो जाएगा टी डब्ल्यू। चलो आगे चलते हैं 120, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एज और कैरेक्टरिस्टिक? अब ये तो बहुत सिंपल सवाल है, ये तो मैम विक्टोरियन की दी नॉट है ना, करेक्टली मैच्ड। ग्रोथ ऑफ वेरी गुड। इंडस्ट्री। हाँ, तो रोमांटिक एज का तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। हाँ भाई, ऑगस्टिन का हमें पता, कॉफी हाउसेस, एडिसन और स्टील का नाम याद आता है हमें। उसके बाद 100 इयर्स वॉर चौसर के समय पे ही हुआ था, वेरी गुड। लेकिन रेनेसा नहीं है ये, वेरी राइटली सेड अल्वीना, ये हमारा विक्टोरियन टाइम्स हो जाएगा जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत अपने चरम पे इसमें था। ना ह्यूमनिज्म अगर होता है इस टाइप से तो रिनेसा का होता है। वेरी गुड। आगे बढ़ रहे हैं, अब जो बीच में क्वेश्चन छूट गए थे उनको देख लेते हैं। 80th, इन विच फॉर्म ऑफ लैंग्वेज अलेक्जेंडर पोप began publishing the series of poem later known as imitation of Horace? तो हॉरेस में जब वो लिखते थे तो वो वही डायलॉग फॉर्म में, ठीक है डायलॉग फॉर्म में लिखते थे, सो ऑटोमेटिकली इसका आंसर हो जाएगा बी। उस समय याद आए ना थोड़ा सा, ये मैम पीडीएफ में दिया है, मतलब इंटिमिटेशन ऑफ डायलॉग फॉर्म में। यस वेरी गुड। तो एक कॉन्वर्जेशन की तरह दिखाते हैं बिटवीन पोप एंड हिज फ्रेंड, तो इस हिसाब से डायलॉग हो जाएगा। Now selected essay is a critical work by, selected essay is very famous work by T.S. Eliot, ठीक है, जिसमें बहुत सारे उनके फेमस जो वर्क्स थे जैसे ट्रेडिशन, इंडिविजुअल टैलेंट, मेटाफिजिकल, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, ये सब कंबाइन होके आए थे बाद में। यस, अब आ जाते हैं शिजवेट। शिजवेट के यहाँ पे क्या मतलब है, व्हाट इज दिस? हाँ फैबुलर शुजे, फैबुलर रॉ मटेरियल होता है, शुजे प्लॉट होता है। यस वेरी गुड। सो इट्स अ प्लॉट ऑफ नैरेटिव, सिंपल सवाल। अगर आपने पढ़ा है रशियन फॉर्मलिज्म तो याद आ जाएगा। मैच द फॉलोइंग, अब ये मैकबेथ और ये पूछा है यहाँ पे सेटिंग कहाँ कहाँ है, मैकबेथ की सेटिंग कहाँ है, स्कॉटलैंड में है। उसके बाद एज यू लाइक इट हमें पता है कहाँ सेटिंग है उसकी, फॉरेस्ट में होती है, मेजोरिटी सब डिस्गाइज करके फॉरेस्ट में ही जाते हैं एज यू लाइक इट में। टेम्पेस्ट का हमें पता है कहीं कोई आइलैंड है, अननोन आइलैंड, तो मेडिटेरेनियन में आइलैंड है, वहां पे इसकी सेटिंग है, जूलियस सीजर, एंशिएंट रोम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन अगेन। वो मैम विक्टर श्लोवस्की ने आर्ट एज टेक्निक में दिया है ना मैम, फैबुलर शुजे का कॉन्सेप्ट विक्टर श्लोवस्की ने किसमें दिया है? आर्ट एज टेक्निक में, आर्ट एज डिवाइस में मैम, है ना मैम? हाँ हाँ यस, बाकी इसको बाद में यूज तो दोनों करते हैं, टॉम शेस्की करते हैं, शेवस्की भी करते हैं, यूज तो सब करते हैं, पर हाँ यू आर राइट। ठीक है 84 में चलते हैं। ऑस्ट्रोसाइज का ऑपोजिट बताना। ऑस्ट्रोसाइज मतलब किसी को वो करना, मारना पीटना या किसी चीज से रोक देना, बैनिश कर देना, ये जैसे सारी चीजें होती है वो ऑस्ट्रोसाइज होता है। जैसे कि कुछ लोग अगर गांव वालों की बात नहीं मानते तो उनको ऑस्ट्रोसाइज कर दिया जाता है, उनको गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये तो हो गया बाहर निकालना। पेट्रोनाइज क्या होता है, मतलब उसकी बिल्कुल ही तुम पूजा कर रहे हो,